हम लोग का चल रहा था 5वां क्लास है, विषय लेखाशास्त्र, अध्याय 3 साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन। ये हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें 4 क्लास हो चुका है। ठीक, क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दिया हूँ, आप उसको लिखते रहेंगे। आज हमारा 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ठीक, तो मैं कुछ डिटेल है जिसको पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। उसके बाद जनरल प्रविष्टि उसको समझाऊंगा और बनता कैसे है वो बताऊंगा। देखिए, नए साझेदार को बोलता है संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। नए साझेदार को फॉर्म में जब भी प्रवेश दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि फॉर्म की विद्यमान संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्य आका सही मूल्य आका गया है। इसे पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। जब भी कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश लेगा या फॉर्म को छोड़कर जाएगा, ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ता है? संपत्ति और दायित्व का सही मूल्य क्या है ये बताना पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन का कुल मिलाकर यदि लाभ होता है तो पुराने साझेदार पुनर्मूल्यांकन को अपने पूंजी खाते उनके पुराने लाभालाभ अनुपात में जमा कर दिया जाता है, जिसके विपरीत पुनर्मूल्यांकन कुल मिलाकर हानि होती है तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में उसके पुराने अनुपात में जमा कर दी जाती है। ध्यान रखें, पुनर्मूल्यांकन के लाभ या हानि को नए साझेदार का कोई संबंध नहीं होता। ठीक, आगे बोलता है, हाँ यह ध्यान अवश्य हो जाती है कि जिस फॉर्म में वह विनियोग कर रहा है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, क्योंकि जब भी नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश लेगा तो वो उस फॉर्म के बारे में आर्थिक स्थिति जानेगा कि उस फॉर्म में कितनी संपत्ति है, संपत्ति का मूल्य अच्छा है या खराब, व्यवसाय की स्थिति कैसी है, उसके कितने दायित्व हैं, ये सब जल्दी जानकारी नया साझेदार फॉर्म के बारे में प्राप्त करता है। पुनर्मूल्यांकन का लेखा करने के लिए पृथक से खाता खोला जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ जनरल प्रविष्टि है। जब भी हम लोग संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो संपत्ति और दायित्वों का मूल्य बढ़ता है या कम होता है, इससे संबंधित हम लोग जनरल प्रविष्टि देखते हैं। तो जैसे पहला होता है संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, यदि किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है तो क्या एंट्री करोगे? तो संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से जितना रुपया बढ़ा होगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिए, आपके चिट्ठे में 10,000 रुपए फर्नीचर था। क्या था? फर्नीचर 10,000 रुपए था। ये किसमें था? चिट्ठा में था। अब जब मूल्यांकन कर लिए तो चिट्ठे का मूल्य कितना हो गया? 8,000। तो कितना कम हुआ? 2,000 कम हुआ। तो ये 2,000 आप किसमें लिखोगे? कमी में, या बोल दो 18,000 हो गया। फर्नीचर का मूल्य कितना था? 10,000। अब कितना हो गया? 18,000। बढ़ गया? बढ़ गया मतलब कितना बढ़ा? 8,000। तो जितना बढ़ेगा तुलना करने पर उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संपत्ति के मूल्य में बढ़ने पर। ठीक है, उसी तरह बोलता है संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर तो एंट्री क्या कीजिए? संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। अगर संपत्ति का मूल्य घट जाएगा, पहले की अपेक्षा कम हो गया, तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाता से। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरा, दायित्व का मूल्य बढ़ने पर, अब दायित्व का मूल्य बढ़ रहा है तो एंट्री क्या लिखते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व खाता से। उसी तरीके से यदि दायित्व का मूल्य घट गया तब एंट्री क्या लिखोगे? दायित्व खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। ठीक, संपत्ति का मूल्य चिट्ठे में ना होना, हो सकता है कभी संपत्ति नहीं थी, अब आ गई, छूट गई थी, अब ले ली, तो संपत्ति का चिट्ठे में ना होना। अगर तो संपत्ति चिट्ठे में नहीं है किंतु मूल्यांकन करने के टाइम में आपको दिख रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? एंट्री लिखेंगे संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। उसके बाद यदि दायित्व का चिट्ठे में ना होना, यदि कोई दायित्व छूट गया हो चिट्ठे में लिखने से और अब उसको सम्मिलित कर दें, तब एंट्री क्या करोगे? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व खाता से। ठीक, ये जनरल प्रविष्टि हो गया। अब इसके बाद आता है पुनर्मूल्यांकन खाते पर लाभ होता है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा तो एंट्री लिखोगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदारों से पूंजी खाते।
क्योंकि अभी मैं आपको पूरी पढ़ के बताया हूँ, जब भी पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि होगा, उस लाभ और हानि पर किसका अधिकार होगा? पुराने साझेदार का, नए साझेदार का नहीं। तो पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदार के पूंजी खाते से, लाभ के जगह में हानि हो गया तो क्या एंट्री लिखोगे? इस एंट्री को उल्टा कर देना, तो पुराने साझेदार का पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। क्लियर है? संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन से, घटेगा तो इसको उल्टा कर देना। दायित्व का मूल्य बढ़ने पर पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व से, घट जाएगा तो बढ़ने वाली एंट्री को उल्टा कर देना। उसी तरीके से लाभ और हानि, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदार के पूंजी खाते से, इसको उल्टा कर दोगे तो हानि की प्रविष्टि हो जाएगी। क्लियर है ये? इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं। अभी जो मैं जनरल प्रविष्टि सिखाया था संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन नंबर 22 समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोलता है ए तथा बी 1:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। ठीक है, ए और बी 1:3:1 के अनुपात में साझेदार है। उनका चिट्ठा 31/12/2017 को निम्न प्रकार है। तो देखिए, दायित्व राशि, संपत्ति राशि दिया है। तो दायित्व देखिए, लेनदार, देवी पत्र, अदत्त वेतन और पूंजी दिया है। लेनदार 28,000, देवी पत्र 40,000, अदत्त वेतन 2,000, पूंजी दिया है ए और बी का 2 लाख और 1,30,000। संपत्ति तरफ में आइए तो आपको दिया है बैंक में रोकड़, देनदार, स्टॉक, यंत्र और भूमि भवन। ठीक है, बैंक में रोकड़ दिया 50,000, देनदार 60,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 1 लाख मतलब यंत्र, और भूमि भवन दिया है 1,50,000। दोनों तरफ का टोटल दिया है 4 लाख। अब नीचे बोलता है उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए निम्न समायोजन की शर्तों पर 1 जनवरी 2018 को साझेदार बनाया। अब क्या क्या बनाया? तो क्या शर्त थी? यंत्र का मूल्य 1,30,000 रखा जाए। ठीक। दूसरा, भूमि व भवन का मूल्य 1,57,500 रखना है। स्टॉक का मूल्य चिट्ठे में 6,000 रुपए अधिक लगाया गया। उसके बाद बोलता है देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान करना है और 4,500 रुपए लेनदार चिट्ठे में नहीं दिखाए गए जिसका भुगतान करना शेष है। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन संबंधी जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो याद रखना, कभी भी पुनर्मूल्यांकन का जब भी हम लोग जनरल प्रविष्टि करेंगे वो केवल समायोजन को देखकर करेंगे कि समायोजन में क्या हुआ है। तो सबसे पहला समायोजन देखिए, बोलता है यंत्र का मूल्य 1,30,000 रखना है। अब देखो तो कंपेयर करो चिट्ठे से, तो चिट्ठे में देखो यंत्र कितने का था? 1,00,000 रुपए का था। हाँ, चिट्ठे तरफ में 1,00,000 रुपए, और अब कितना कर दिया? 1,30,000। कितना बढ़ा? 30,000 बढ़ा। तो जब बढ़ा तो एंट्री क्या करेंगे? यंत्र खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। क्लियर? क्या बढ़ा? यंत्र खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। कितना बढ़ा? 30,000। देखिए, वैसे लिखोगे यंत्र के मूल्य में वृद्धि, मेरे पास जगह नहीं होगी, मैंने लिखा, आप लोग लिखोगे यंत्र के मूल्य में वृद्धि, समायोजन। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? यंत्र के मूल्य में वृद्धि। दूसरा, भूमि व भवन का मूल्य 1,57,500 रखा गया। भूमि भवन देखो पहले कितना था? भूमि भवन चिट्ठे में 1,50,000, चिट्ठे में था 1,50,000। अब कितना कर दिया? बोलता है 1,57,500। कितना बढ़ा? 7,500 बढ़ा। तो फिर एंट्री बढ़ा मतलब संपत्ति के मूल्य में बढ़ा, तो बढ़ा तो क्या लिखेंगे? भूमि भवन खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से 7,500। क्लियर? उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट होता है स्टॉक का मूल्य चिट्ठे में 6,000 अधिक लगाया है। आप गलती से क्या कर दिए हो? अधिक लगा दिए। उसको क्या करोगे? कम करोगे। कम करने के लिए एंट्री क्या लिखोगे? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट स्टॉक खाता से। कितना रुपया अधिक लग गया था? 6,000। कम करे तो 6,000। ठीक, क्या लिखोगे? स्टॉक के मूल्य में कम है। क्लियर? उसके बाद चौथा पॉइंट देखो, बोलता है देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% आयोजन करना। याद रखना, देनदारों पर संदिग्ध ऋण आयोजन हो या संदिग्ध ऋण संचिति हो, यह हमेशा कमी को बताता है। देनदारों पर कमी को बताएगा। तो यहाँ पर संदिग्ध ऋण संचिति कमी है। किस पर कमी है? देनदार, और देनदार आपकी संपत्ति है, तो संपत्ति में कमी
सभी का क्या एंट्री होगा? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, संदिग्ध ऋण संचित खाता से। कितना रुपया कम करना पड़ता है? 5%। तो किसका 5% निकालोगे? तो देनदार। तो देनदार कितने के आपने? 60,000। तो 60,000 का क्या निकालेंगे? 5%। तो 6 पंचे 30। कितना रुपया निकलेगा? 3,000। लिख दिए? उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है 4,500 रुपए के लेनदार चिट्ठे में नहीं दिखाए गए। अब देखो चिट्ठे में नहीं है, लेनदार क्या है? दायित्व है, छूटा हुआ दायित्व है, ऐसा दायित्व जो चिट्ठे में नहीं लिखा था किंतु अब उसको शामिल कर रहे, बोला ना 4,500 रुपए के लेनदार चिट्ठे में नहीं दिखाए गए जिसका भुगतान करना शेष है। चिट्ठे में नहीं दिखाए गए हैं मतलब छूट गया है, तो छूटे हुए दायित्वों का चिट्ठे में सम्मिलित करना। तो क्या एंट्री लिखोगे? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, लेनदार खाता से। कितने रुपए का? 4,500। 5 समायोजन दिया था, 1 2 3 4 5। तो 5 समायोजन का जनरल प्रविष्टि कर दिए। अब छठवा लाभ या हानि के लिए जनरल प्रविष्टि करोगे। तो लाभ और हानि हमको पता है क्या? तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ हो कि हानि नहीं पता। तो लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाओगे? तो सिंपल जनरल प्रविष्टि देख लो, क्या बनाना है? कौन सा खाता? पुनर्मूल्यांकन। तो जहां जहां पर पुनर्मूल्यांकन था इससे संबंधित, तो देखो पहला प्रविष्टि में पुनर्मूल्यांकन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ। तो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट तरफ में क्या लिखोगे? यंत्र खाता। ये देखो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट तरफ में मैं क्या लिखा हूं? यंत्र खाता। 30,000 लिख दिया। उसके बाद भूमि भवन खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन। दूसरा प्रविष्टि में भी पुनर्मूल्यांकन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। उसको भी कहां लिखोगे? क्रेडिट तरफ में। भूमि भवन खाता को कितना रुपए? 7,500। तीसरा प्रविष्टि में देखो पुनर्मूल्यांकन क्या हुआ है? डेबिट हुआ। तो इसके डेबिट तरफ में लिखोगे स्टॉक खाता से। क्लियर? चौथा प्रविष्टि में देखो क्या हुआ? पुनर्मूल्यांकन डेबिट हुआ है, तो इसके डेबिट तरफ में लिखेंगे संदिग्ध ऋण संचित खाता से। कितना रुपए? 3,000। पांचवा प्रविष्टि में देखो क्या हुआ है? पुनर्मूल्यांकन डेबिट हुआ है, तो डेबिट तरफ में लिखेंगे लेनदार खाता को 4,500। अब दोनों तरफ का जोड़ोगे घटाओगे। तो जब दोनों तरफ का जोड़ोगे घटाओगे तो क्रेडिट तरफ का टोटल आ रहा है 37,500 और डेबिट तरफ का जोड़ो तो 6 3 9 10 11 12 13 13,500। मतलब इधर कम है, इधर कम है, मतलब ये क्या हो जाएगा? कमी को यहाँ लिखेंगे तो कितना कम होगा? तो यहाँ पर कितना कम होगा? 24,000। तो ये जो 24,000 हुआ उसको किसमें लिखोगे? लाभ हानि खाता लाभ। और इस लाभ को कौन कौन बांटेंगे? पुराने साझेदार। पुराने साझेदार कौन कौन है? ए और बी। ए और बी किस अनुपात के साझेदार है? 3:1। तो 3:1 में बांटोगे तो इसको मिलेगा 18,000 और इसको मिलेगा 6,000। क्लियर? इस 24,000 को 3:1 में बांट दोगे, ये लाभ होगा। क्योंकि पुनर्मूल्यांकन का लाभ हमेशा डेबिट तरफ में आता है और हानि हमेशा क्रेडिट तरफ में आता है। आगे है ना? कितना रुपए? 24,000। इस 24,000 को दोनों साझेदारों में बांट दिया। अब लाभ हुआ है तो लाभ के लिए एक प्रविष्टि के लिए जगह छोड़े थे ना जब छठवां प्रविष्टि के लिए, तो वहां पर हम लोग लाभ की प्रविष्टि करें। तो लाभ का प्रविष्टि क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। तो कौन कौन साझेदार है? 2 साझेदार है, ए और बी। तो ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। कितना रुपए का लाभ हुआ था? 24,000। इस 24,000 को ए कितना लिया? 18,000 और बी कितना लिया? 6,000। उसके बाद वैसा लिखोगे पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का समायोजन। क्या लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का समायोजन और जनरल प्रविष्टि बंद करोगे और ये। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां में बताया हूं, क्वेश्चन नंबर 23वां और क्वेश्चन नंबर 24वां आप लोग ट्राई करेंगे और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होंगे आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 का मैं बताया हूं, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग ट्राई करें। क्लियर है? बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे